जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पे। मैं हूं सूरज चौधरी और आज आपको मैं बताऊंगा कि जो है खून कैसे जमता है, रक्त का थक्का हमारे बॉडी में कैसे जमता है। कहीं पर भी कट जाता है तो ब्लड जो है बाहर निकलने लगता है। अब कल मैंने वीडियो में बताया था कि ब्लड के फंक्शन क्या हैं और हमारे शरीर में ब्लड के साथ साथ ब्लड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ब्लड में प्लाज्मा कितना होता है और कार्पोसिल्स कितने होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात किया था। अब हम बात करने वाले हैं कि ब्लड का थक्का कैसे जमता है, ब्लड कोआगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो होता है, रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमने के प्रोसेस को क्या कहते हैं। इसका जो प्रोसेस होता है हर किसी चीज़ का प्रोसेस होता है, तो वैसे ही रक्त का थक्का जमता है तो उसको क्या कहते हैं, इसको हम कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। कैस्केडिंग प्रोसेस क्यों कहा जाता है, कैस्केडिंग प्रोसेस कहा जाता है इसलिए अगर मान लीजिए कहीं पर भी आपके शरीर में चोट लग जाती है, कहीं पर भी कट जाता है तो खून बाहर निकलने लगता है। जब रक्त बाहर निकलने लगता है तो रक्त अगर बाहर निकलता रहे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी और आदमी मर जाएगा। तो रक्त का जमना बहुत आवश्यक होता है कि ब्लड क्लॉटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो ब्लड कैसे क्लॉट होता है, इसके प्रोसेस को कैस्केडिंग कहते हैं। अब ब्लड क्लॉटिंग में कितना समय लगता है, ब्लड क्लॉटिंग में जो है 4 मिनट लगता है। देखा होगा आपने, आप कभी कहीं भी आपके शरीर में कोई पार्ट कट गए, उंगली कट गई तो आप उसको दबाए रखते हैं। क्यों दबाए रखते हैं कि ब्लड आपका रुक जाएगा, कुछ देर में ब्लड रुक जाएगा, 4 मिनट में आपका ब्लड क्लॉट हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं कि ब्लड प्रोसेस कौन से होते हैं कि ब्लड कैसे क्लॉट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं थ्रोम्बोसाइट, जो हमने कल बताया था प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। जब ये प्लेटलेट्स वायु के संपर्क में आता है, ये प्लेटलेट्स जब वायु के संपर्क में आता है तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। अब ये सेकंड स्टेप में आएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है कैल्शियम के साथ दोस्ती कर लेगा, कैल्शियम रहेगा हमारी बॉडी में, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो बना ये कैल्शियम के साथ मित्रता करके ये प्रोथ्रोम्बिन को जगाएगा। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो सो रहा है। हमारे शरीर में ये सब पाए जाते हैं, ये जब इनका फंक्शन होता है तभी ये एक्टिव होते हैं, हमेशा एक्टिव नहीं रहते हैं। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है कैल्शियम के साथ मित्रता करके प्रोथ्रोम्बिन को ये एक्टिव करता है, मतलब जगाता है। अब ये सो रहा है, ये दोनों जब मिल गए, इसको गए उठाए कि आप उठिए, जो है कहीं पर कट गया है, आपको ब्लड क्लॉट करने में मेरी मदद करनी है। अब जो है प्रोथ्रोम्बिन उठा, अब ये समझ गया कि जब इसको उठाया गया, इन दोनों ने मिलकर इसको उठाया प्रोथ्रोम्बिन को, तो ये समझ गया कि बॉडी में कहीं रक्त बह रहा है, खून कहीं पे निकल रहा है, अब हमें अपना काम करना है, ब्लड क्लॉट करना है। अब जब ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव हुआ तो ये जाकर के बन जाता है थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जब तक ये सो रहा है तब तक तो प्रोथ्रोम्बिन है, और जब ये जग गया तो इसका नाम हो गया थ्रोम्बिन। आप लोग ध्यान से देखिएगा, पहले तो ये प्रोथ्रोम्बिन था, अब जब ये जग गया तो ये थ्रोम्बिन बन जाता है। अब जब ये थ्रोम्बिन उठा, थ्रोम्बिन गया जो है फाइब्रिनोजेन के पास, थ्रोम्बिन जो गया फाइब्रिनोजेन के पास, इसने इसके साथ मित्रता किया और जो है अब ये फाइब्रिनोजेन जो है ये फाइब्रिन बन गया। फाइब्रिनोजेन जब इसके साथ थ्रोम्बिन के साथ मिला तब ये फाइब्रिन बन गया। अब फाइब्रिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, फाइब्रिन का स्ट्रक्चर जालीनुमा होता है। ऐसे नेट आप लोगों ने देखा होगा, जाली जिसको कहते हैं, फाइब्रिन का स्ट्रक्चर जो है जालीनुमा होता है। अब ये जब फाइब्रिन क्या करता है, फाइब्रिन जो है रुधिराणु जो होते हैं हमारे शरीर में, जो कार्पोसिल्स पाए जाते हैं, ब्लड कार्पोसिल्स, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, इनको जो है छान लेता है। देखा होगा आप लोगों ने, नाली में कहीं अगर कूड़ा फंस जाए या अगर नाली बह रही है तो आप लोग अगर छल्ला लगा देते हैं, 3-4 ठो अगर ऐसे ऐसे छल्ला लगा देते हैं तो कूड़ा उस तरफ रह जाता है, कूड़ा उस तरफ रह गया और पानी पानी निकल जाता है। तो ठीक वैसे ही जब ये फाइब्रिन जालीनुमा स्ट्रक्चर बना लेता है, इसका स्ट्रक्चर जालीनुमा होता है, जब ये जाता है तो ये रुधिराणु जो होते हैं WBC, RBC, प्लेटलेट्स, इनको ये छान देता है। छानने का कार्य कौन करता है, फाइब्रिन करता है, जालीनुमा इसका स्ट्रक्चर है। जब ये छन गया, अब जाकर के रक्त का थक्का बन गया। अब आपके समझ में आ गया होगा कि 4 स्टेप होते हैं कि ब्लड क्लॉट करने के लिए। अब इसका समरी हम बता रहे हैं, इसके बारे में इसका समरी बताएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ब्लड क्लॉटिंग में रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स नहीं भाग लेते हैं, इसमें रुधिराणु जो होते हैं कार्पोसिल्स
वो कौन सा होता है, वो थ्रोम्बोसाइट होता है, केवल प्लेटलेट्स इसमें भाग लेता है। इसमें डब्ल्यूबीसी और आरबीसी जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, वो तो बाद में वो छन जाते हैं, तो वहाँ पे जो है छनने के बाद वहाँ पे एक पपड़ी बन जाती है। आप लोगों ने देखा होगा जब ब्लड क्लॉट हो जाता है तो वहाँ पे एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। जब वो छन गए तो वो ऊपर रह गए, जो डब्ल्यूबीसी आरबीसी हैं, जो पार्टिकल्स हैं उनके, वो ऊपर रहेंगे तो वहाँ पे एक पपड़ी बन जाती है। अगर उसको आप 1-2 दिन में उजाड़ देंगे तो फिर से ब्लड जो है बाहर निकलने लगेगा। अब जो है इसमें कौन सा कार्पसेल्स पार्टिसिपेट होता है ब्लड क्लॉटिंग में, वो जो होता है वो प्लेटलेट होता है। प्लेटलेट के बारे में हमने आपको बताया था। अब जो कौन सा प्रोटीन इसमें भाग लेता है, प्रोटीन जो होता है प्रोथ्राम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन। प्रोथ्राम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन जो है ये प्लाज्मा के पार्ट होते हैं, ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अगर प्लाज्मा से इन दोनों को निकाल दिया जाए तो उनका कलर हल्का हो जाएगा, येलो कलर का होता है लेकिन वो लाइट येलो कलर का हो जाएगा। अब इसमें कौन से धातु भाग लेते हैं, कौन से तत्व जो है भाग लेते हैं, इसमें कैल्शियम पाया जाता है। देखिए आप लोगों ने देखा होगा अभी जो है कैल्शियम जो है मित्रता करता है, उसके बाद में ये जाकर के एक्टिव करता है दूसरे को। अब जो है विटामिन कौन सा भाग लेता है, विटामिन के। विटामिन के बारे में आप लोगों ने बचपन से ही सुना होगा कि विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। विटामिन के इन सभी को डायरेक्शन देता है कि आप लोग अपने अपने कार्य को बहुत तेजी से कीजिए और ब्लड को क्लॉट कीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब इसमें एक हिपैरिन होता है जो एंटी क्लॉटिंग का काम करता है। हिपैरिन पाया जाता है, हिपैरिन का एक विशेषता है, अगर वो एयर के संपर्क में आ गया ना तो उसकी डेड हो जाती है। अब हिपैरिन जो होता है वो एंटी क्लॉटिंग का काम करता है। वो कहता है कि हम ब्लड के थक्के को जमने नहीं देंगे, और ये सब मिल करके कहते हैं कि हम थक्के को जमा के रहेंगे। अब इन दोनों में बहुत कंपटीशन होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाता है तो इंजेक्शन लगाने से पहले वो सुई को पूरा ऊपर ले जाता है और उसमें से जो हवा होता है उसको बाहर निकाल देता है। वो जानता है कि अगर हवा चला गया अंदर तो वो ब्लड क्लॉट नहीं करने देगा। हिपैरिन अगर हवा के संपर्क में आता है तो वो डेड हो जाती है उसकी। ये एंटी क्लॉटिंग का काम करता है, ब्लड को रुकने नहीं देता है। हमारे लोगों के बॉडी के शरीर, हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो 120 के रफ्तार से जाता है और 80 के रफ्तार से आता है। अगर मान लीजिए ये कहीं पे जम गया, अगर ये कहीं पे जम गया तो हैमरेज हो जाता है। ज़्यादातर ब्रेन हैमरेज होता है क्योंकि ये दिमाग की नसें जो होती हैं बहुत पतली होती हैं। अगर वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो गया तो ब्रेन हैमरेज होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। क्योंकि मसल्स पे जो है नसें जो होती हैं थोड़ी मोटी होती हैं, इसलिए यहाँ पे ब्लड क्लॉट नहीं होता है और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे डॉक्टर कभी इंजेक्शन लगाते हैं तो वो अगर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो कहते हैं कि भैया नमक पानी गरमा के थोड़ा बहुत उसको सेकाई कीजिए, वो ठीक हो जाएगा। अब ये तीनों जो है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्राम्बिन और जो हिपैरिन है, ये बनते कहाँ हैं, ये लीवर में बनते हैं। ये तीनों लीवर में ही बनते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।